नमस्कार सभी को। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम धातु और अधातु के बारे में डिस्कस करते हैं। धातु और अधातु 10वीं क्लास का तीसरा लेसन है और इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे एग्जाम में, जैसे आप बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो उसमें जनरल साइंस का जो पार्ट होता है उसमें इस पार्ट पर क्वेश्चन पूछा जाता है धातु और अधातु के ऊपर। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपने 9th क्लास में तत्वों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा है और 9th क्लास में आपने देखा था कि तत्वों का वर्गीकरण में धातु और अधातु में बांटा हुआ था। उस टाइम पर आपने इसको डिटेल से नहीं पढ़ा था। अब हम डिटेल से पढ़ेंगे। वैसे 8th क्लास में भी आप धातु और अधातु के बारे में पढ़ चुके होंगे। तो सबसे पहले हम धातु के बारे में पढ़ेंगे कि धातु क्या होती है और फिर हम पढ़ेंगे अधातु के बारे में। इन दोनों में फिर अंतर देखेंगे। इस तरह से लेसन स्टेप टू स्टेप चलेगा। तो सबसे पहले हम धातु के बारे में बात करते हैं। वैसे ओवरऑल जो संख्या होती है वो धातुओं की ज्यादा होती है अधातुओं की बजाय। अधातु की संख्या कम जरूर होती है लेकिन ज्यादा जरूरी अधातु भी अपने लिए होती है, क्योंकि अधातु में हमारे पास क्या आता है, ऑक्सीजन जो होती है वो अधातु होती है, इसलिए अधातु भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितनी धातु है। तो सबसे पहले हम धातु पढ़ रहे हैं तो धातु के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम कि धातु क्या होता है, इसकी परिभाषा की अगर हम बात करें तो आपके बहुत सारी बुक्स में नहीं लिखा होगा इसकी परिभाषा क्या होती है। इसकी परिभाषा ये होती है कि वह तत्व, अगर हम इसकी बात करें, वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन को छोड़कर धनात्मक आयन बनाता है, इलेक्ट्रॉन को छोड़कर धनात्मक आयन बनाता है, ये आप इसकी परिभाषा दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को छोड़कर धनात्मक आयन बनाता है और इसको विद्युत धनात्मक तत्व भी बोलते हैं। विद्युत धनात्मक तत्व इसका दूसरा नाम। धातु को विद्युत धनात्मक तत्व भी हम बोल सकते हैं। तो अब बात आती है कि वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन को छोड़कर धनात्मक आयन बनाता है। अब धातु इलेक्ट्रॉन को छोड़कर धनात्मक आयन कैसे बनाती है, अब हम ये भी डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन को छोड़ती ही क्यों है, इलेक्ट्रॉन को लेती क्यों नहीं है, और धातु की अगर आपको पहचान करनी हो तो आप कैसे पहचान करोगे धातु की, अगर आपको उसका परमाणु संख्या पता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर हम आगे पढ़ेंगे भौतिक गुणधर्म के बारे में। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन, हम उदाहरण लेते हैं, कोई भी धातु का उदाहरण ले सकते हैं आप। सोडियम, हम सोडियम का उदाहरण लेते हैं। इसकी परमाणु संख्या होती है 11। परमाणु संख्या कितनी होती है इसकी? 11। तो 11 परमाणु संख्या होगी। तो इसका अगर हम सेल में, कक्ष में बांटेंगे तो आपने 9th क्लास में पढ़ा है 2 8 1, ये हो गया आपके पास। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बोल देते हैं। अब यहां पर देखिए, लास्ट वाले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। और आप लोगों ने 9वीं क्लास में पढ़ा भी होगा कि जब कोई भी तत्व होता है वो क्या करता है, अपने बाहरी सेल में, बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 या जैसे कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जो दो लास्ट के में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करते हैं। शुरू वाले जो तत्व होते हैं अपने बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने का क्या करता है, पूरे करता है। कैसे पूरे करता है? या तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा या इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, ये अष्टक का नियम होता है। अब यहां पर सोडियम के केस की बात करें तो सोडियम के लास्ट कक्ष में क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसको 8 पूरे करने हैं तो 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर 8 पूरे करने तो 7। तो ऐसा कोई तत्व ही नहीं है जो 7 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, इसको दे सकता है। क्योंकि कोई भी तत्व 1 2 3 ले सकता है, 1 2 3 छोड़ सकता है। तो इसका मतलब इसको 7 चाहिए, तो इसके पास ऑप्शन क्या बचा? सिर्फ इसका मतलब क्या ऑप्शन बचा सोडियम के पास? अगर सोडियम को अपने 8 पूरे करने हैं लास्ट सेल में तो सोडियम क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आ जाएगा? 2 8 आ गया ना। मतलब इसके आखिरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए? 8। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ा। ठीक है, तो इसका मतलब सोडियम क्या है? धातु। अब जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ा, तो जैसे ही छोड़ा इसके ऊपर क्या आ गया? धनात्मक आयन। इसने 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ा है तो क्या बन गया? ये Na पॉजिटिव। इसलिए इसको विद्युत धनात्मक तत्व भी बोलते हैं। ठीक है, इसका मेन पॉइंट, तो इसका मतलब क्या हो गया कि धातु क्या होती है जो इलेक्ट्रॉन को छोड़ देंगे, और क्यों छोड़ देंगे उसका रीजन मैंने आपको बताया। एक उदाहरण ले लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। मैग्नीशियम का उदाहरण लेते हैं।
मैग्नीशियम की परमाणु संख्या होती है 12। तो अगर आप इसको बांटने जाओगे Kl में बांटने जाओगे तो 2, 8 और 2 ये हो गए। अब आप देखिए वही चीज आगे कंडीशन, मैग्नीशियम को भी अगर 8 पूरे करने हैं तो क्या करेगा मैग्नीशियम, कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, 2 छोड़ देगा ना, क्योंकि अगर इसको लेने होते मान लो तो लेने कितने हैं 6 और छोड़ने कितने हैं 2। 6 वाला कोई हो ही नहीं सकता, मैंने बताया 1 2 3 दे ही सकता है, कोई देगा तो 1 2 3 ले सकता है। तो यहां पर 2, इसका मतलब ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, और जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो इसके आखिरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8। मतलब ये जो होता है ये इसने नोबल गैस, जब आप आगे पढ़ेंगे नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन होती है वो प्राप्त कर ली इसने, आदर्श गैस। मतलब मैंने जो पॉइंट बताया था अष्टक का नियम पूरा करने के लिए, अष्टक का नियम क्या हो गया कि अपने बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन पूरे करता है 8 इलेक्ट्रॉन, कोई भी तत्व छोड़कर या लेकर। लेकिन धातु क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ती है, और क्यों छोड़ती है उसका रीजन आपके पास में। तो अगर आपको धातु की पहचान करनी है तो ध्यान रखना बाहरी कक्ष में जिसके 1 इलेक्ट्रॉन हो, जिसके बाहरी कक्ष में 1 होगा या 2 या 3 हो, बस 1 2 3, अगर ये बाहरी कक्ष में किसी भी धातु के बाहरी कक्ष में है तो समझ जा, किसी भी तत्व के बाहरी कक्ष में है तो समझ जाना वो क्या होती है, धातु होती है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बुक में नहीं मिलेंगी, थोड़ा सा इसको आपको देखना पड़ेगा। तो इसलिए 1 2 या 3 आप देख सकते हैं, जिसके लास्ट में 1 है, सोडियम के लास्ट में 1 है, धातु है। मैग्नीशियम के लास्ट में 2 है, धातु है। एल्यूमिनियम का कितना होता है परमाणु संख्या 13, अगर इसको बांटने जाओगे 2 8 3, लास्ट में कितनी है 3, इसका मतलब ये भी क्या है, धातु है। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है, जिसके लास्ट में 1 2 3 तत्व होते हैं, सॉरी 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट में, मतलब बाहरी कक्ष में, जैसे ये बाहरी कक्ष हो गया ना, ठीक है, ये आपने 9वीं क्लास में सभी ने पढ़ा है इसके बारे में। तो वो जो पहचान होती है वो धातु की होती है, और जो धातु के बारे में मैंने बता दिया इलेक्ट्रॉन को छोड़ देंगी और कौन सा आयन बनाती हैं, धनात्मक आयन बनाती हैं। क्यों बनाती हैं उसका रीजन भी बता दिया आपको। ठीक है, अब इससे आगे पढ़ते हैं। देखिए तो देखिए अब भी हमने पढ़ा कि जो धातु की परिभाषा पढ़ी और धातु की पहचान कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ा। अब हम धातु के भौतिक गुणधर्म के बारे में पढ़ते हैं कि धातु के और अधातु के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, अधातु के भी रासायनिक गुणधर्म हम पढ़ेंगे। तो धातु के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, तो आप लोग देखते हैं, हम आसपास में देखते हैं कि धातु हमें अलग अलग रूप में मिलती है, आप देखते हैं। ठीक है, अलग अलग रूप में मिलती है, उसको अलग अलग रूप में डाला जाता है। उसके गुणधर्म के आधार पर धातु की 2 प्रॉपर्टी आपने 8वीं क्लास में पढ़ी होगी, आई थिंक, आघात वर्ध्यता, आघात वर्ध्यता, और दूसरी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है तन्यता। ये 2 प्रॉपर्टी, 2 गुणधर्म आप लोगों ने पढ़े हैं, 10वीं या 9वीं में पढ़े होंगे, 8वीं क्लास में भी आते हैं। ये क्या होता है, आघात का मतलब समझ गए हो ना, आघात मतलब किसी चीज को आघात करना, किसी चीज को मतलब किसी बाहरी चीज से पीटना हम कह सकते हैं। ठीक है, मतलब वे धातु का वह गुणधर्म होता है जिससे धातु को पीट पीट कर क्या करा जाता है, पतली चादर बनाई जाती है। ठीक है, उस गुण को क्या कहते हैं, आघात वर्ध्य। तो ध्यान रखना, धातु को पीट पीट कर पतली चादर बनाना इस गुणधर्म को क्या कहते हैं, आघात वर्ध्यता। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपसे ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा आघात वर्ध्य धातु कौन सी होती है। भाई जो सबसे ज्यादा आघात वर्ध्य होती है, सोना और चांदी। ठीक है, क्या लिखोगे, सोना और चांदी सबसे अधिक आघात वर्ध्य धातु होती है, सोना एवं चांदी। ये आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि सोना और सबसे ज्यादा आघात वर्ध्य धातु कौन सी है। उदाहरण है इसका, सोना और चांदी सबसे ज्यादा आघात वर्ध्य होती धातु होती है। ठीक है, सोना और चांदी। ठीक है, ये आप हम मोस्टली यूज करते हैं, सोना और चांदी याद रह जाएगा आपको। सेकंड पॉइंट है तन्यता। तन्यता क्या होता है, मतलब अब हम क्या आप ये भी देखते हैं कि धातु को हम क्या करते हैं, पतली तार में खींचकर पतली तार में परिवर्तित करते हैं।
उस गुणधर्म को क्या बोलते हैं? तन्यता। पीट पीट कर आपने पतली चादर बनाई, वो क्या हो गया? आघातवर्ध्यता, क्योंकि आघात कर रहे हो आप उस पर, इसलिए उसका नाम आघात याद रह जाएगा। पीट पीट कर, क्योंकि आघात करना मतलब। और तन्यता क्या होती है? धातु को खींचकर पतली तार बनाना। तन्यता कहलाती। ठीक है, ये इसका गुणधर्म है। और सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी होती है? सोना। यहां पर भी सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? सोना। तो आप लिख सकते हैं तन्यता का उदाहरण क्या लिखेंगे? सोना सबसे अधिक तन्य धातु। मतलब क्या हो गया कि 1 ग्राम सोने से आप, आपकी बुक में भी दिया हुआ ये, 1 ग्राम सोने से आप 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं। वो इस गुण के कारण बना सकते हैं, तन्य। तो सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी होगी? कौन सी होगी? सोना। और सबसे अधिक आघातवर्धी धातु कौन सी है? सोना और चांदी। ये एग्जाम में पूछ जाता है, ये छोटे छोटे पॉइंट है आपसे। और ये भी आपसे पूछा जाता है आघातवर्धी और तन्यता किसे कहते हैं, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अगला पॉइंट हम नोट करते हैं अभी, देखिए। तो इसका जो दूसरा गुण है वो पढ़ते हैं। हमने पढ़ लिया आघातवर्धी तन्यता। धातुएं क्या होती हैं आप ये पता ही सभी को, धातुएं चमकीली होती है। ठीक है, ये भी इसका भौतिक गुणधर्म हम कह सकते हैं, धातुएं चमकीली होती है। ठीक है, धातुओं के अंदर चमक होती है। उसके बाद में थर्ड पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, धातु उष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। उष्मा की सुचालक कह सकते हैं, विद्युत की सुचालक होती है। मतलब सुचालक का मतलब ये हो गया कि धातु में से उष्मा आसानी से गुजर सकती है, विद्युत आसानी से गुजर सकती है। ठीक है, तो सबसे अधिक सुचालक धातु कौन सी होती है? चांदी। ठीक है, सिल्वर। सबसे अधिक सुचालक धातु कौन सी होती है? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी नोट करिए, सबसे अधिक सुचालक धातु क्या होती है? चांदी या सिल्वर बोल दो आप। इसके बाद में नंबर आता है कॉपर का। उसके बाद में देखिए पॉइंट है, उसके बाद में कुचालक, मतलब कौन सी ऐसी धातुएं होती हैं जो विद्युत की कुचालक भी होती हैं कुछ धातु। देखिए ये बात का ध्यान रखिए कि सारे धातुओं के गुणधर्म एक जैसे नहीं होते, कुछ धातु थोड़ा हटके भी चलते हैं इससे। जैसे हम पढ़ रहे हैं लेड और मरकरी। लेड और मरकरी जो धातु होती हैं वो उष्मा की कुचालक होती है। ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कई बार, ऐसी दो धातुओं के नाम लिखिए जो उष्मा की कुचालक होती है, और ऐसी दो धातुओं के नाम लिखिए जो उष्मा की सुचालक होती हैं। कौन सा भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको आंसर देना है सबसे अधिक सुचालक धातु कौन सी होती है? चांदी या फिर आप कॉपर। और सबसे कुचालक धातु कौन सी होती है? लेड और मरकरी। लेड और मरकरी उष्मा की कुचालक धातु। कुचालक का मतलब क्या है कि इनमें से उष्मा आसानी से नहीं गुजरती, और सुचालक मतलब सुचालक मतलब आसानी से गुजर जाए, सुगम रास्ता होता है ना जिसमें आसानी से उष्मा, तो वे धातुएं उष्मा की सुचालक होती हैं। उनमें हमने पढ़ा सिल्वर और कॉपर, और ये कौन सी होगी? लेड और मरकरी। ठीक है, उसके बाद में अगला जो पॉइंट है वो नोट करिए। अगला जो भौतिक गुणधर्म है वो ये है कि धातुएं प्राय कठोर होती है। ये लिखा जाएगा धातुएं प्राय कठोर होती हैं। प्राय कठोर होती है, इसका मतलब ये है कि सारी धातुएं कठोर नहीं होती, कुछ धातुएं ऐसी भी होती हैं जो सॉफ्ट होती हैं, नरम होती हैं, उनके भी एग्जांपल हमें लिखने पड़ेंगे। लेकिन प्राय लगभग धातुएं कठोर होती हैं, कुछ धातुओं को छोड़कर वे धातु हम पढ़ लेते हैं एक्सेप्शन जो है अपवाद के रूप में। एक तो है सोडियम, एक है पोटेशियम और एक है लिथियम। ये तो ऐसी धातु होती हैं जिनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, इतनी सॉफ्ट होती है, इतनी नरम होती हैं कि ये प्रश्न आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है। ऐसी धातु लिखिए जिसको चाकू से आसानी से काट सकते हैं, और वे धातु कौन सी होती हैं?
कौन सी धातु होती है? सोडियम Na और पोटेशियम और ये लिथियम, ये भी एक सॉफ्ट धातु होती है। और इसकी अगर आप ट्रिक से याद रखना चाहें तो नकली वर्ड याद रख सकते हैं। नकली में Na, K और Li, इस तरह से भी याद रख सकते हैं। ये तीनों धातु क्या होती हैं? सॉफ्ट होती है, मतलब नरम होती हैं। बाकी धातुएं क्या होती हैं? कठोर होती हैं। एक्सेप्शन है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। आप ये जरूर, जो अपवाद में बता रहे हैं ना भाई, ये सारी धातुएं ऐसी होती हैं कुछ धातुओं को छोड़कर, तो वो आपसे एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछता है। एग्जाम में जैसे आपसे पूछ लिया कि ऐसी धातुओं के नाम बताइए जो जिनको चाकू से आसानी से काट सकते हैं, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। और अगर आपको याद रख सकते हैं तो इसका वर्ड है नकली से याद रख सकते हैं, ठीक है। ये आपकी ट्रिक है। नकली Na, सोडियम, K से क्या होता है? K किसका सिंबल होता है? पोटेशियम, संकेत पोटेशियम का, Li लिथियम, ठीक है। अगला, तो जैसे मान लीजिए आप लोग एक गुणधर्म और देखते हैं, दो धातुएं जब आपस में टकराती हैं तो वे क्या करती हैं? आवाज करती हैं। जब दो धातुएं आपस में टकराती हैं तो वो आवाज करती हैं। अगला गुणधर्म हम पढ़ रहे हैं। आप लोग अपने स्कूल में जो घंटी बजती है उसमें भी देखते हैं, दो धातुएं जब आपस में टकराती है तो आपको पता चल जाता है कि जब वो घंटी लगती है तो पता चल जाता है कि हाँ ये घंटी आ गई, तो आवाज आती है आपके पास। तो आवाज गई कैसे? वहां पर दो धातुएं टकराई, वो ध्वनि उत्पन्न करती हैं। उस गुणधर्म को बोलते हैं दवानिक। क्या बोलते हैं? दवानिक गुणधर्म होता है, या सोनरस बोल देते हैं इसको। दवानिक गुणधर्म क्या होता है? जब दो धातुएं आपस में टकराती हैं तो वे आवाज उत्पन्न करती हैं, ध्वनि उत्पन्न करती हैं। उस गुणधर्म को क्या बोलते हैं? दवानिक या सोनरस। ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा दवानिक के बारे में। तो इसके अंदर क्या है, एक प्रॉपर्टी और हम पढ़ लेते हैं कि हमने पढ़ा कि धातुएं कठोर होती हैं, प्राय कठोर होती हैं। इसका मतलब धातुएं क्या होती हैं? ठोस। हम उसी पॉइंट में पढ़ लेते हैं, कठोर वाले पॉइंट पे ही। इसका मतलब ये होगा कि धातुएं क्या होती हैं? ठोस, ठीक है। तीन अवस्था हम पढ़ते हैं ना, तरल, द्रव, गैस और ठोस। मतलब धातुएं ठोस होती हैं। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है जो कई बार प्रश्न पूछा जाता है इस पे, कि ऐसी कौन सी धातु होती है जो कक्ष के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? कक्ष के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है, ऐसी कौन सी धातु होती है? वो धातु होती है मरकरी। मरकरी एक ऐसी धातु होती है जो कक्ष तापमान पर कक्ष के तापमान पर क्या होती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है या मिलती है। तो पॉइंट तो देखिए, ये हमारा भौतिक गुणधर्म का लास्ट पॉइंट था। धातु का भौतिक गुणधर्म हमारा क्या हो गया? लगभग सारा खत्म हो गया। तो इसके अंदर हमने पॉइंट पढ़ ली। धातु के बारे में पढ़ा हमने, पहले डिस्कस किया। उसके बाद में धातु के गुणधर्म के बारे में हमने पढ़ा, वो भी भौतिक गुणधर्म पढ़े अभी तक हमने। और भौतिक गुणधर्म में मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, आप लोगों ने जो एक्सेप्शन पढ़े, सबसे पहले धातु आघातवर्दे होती हैं, धातु तन्य होती हैं। आघातवर्दे, धातु को पीट पीट कर पतली चादर बनाना, वो आघातवर्देता होती है। और धातु को खींचकर लंबी तार बनाना, वो तन्यता होती है। सबसे अधिक आघातवर्दे धातु कौन सी है? सोना और चांदी। और सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? सोना। 1 ग्राम सोने से आप 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा। फिर आपने पढ़ा कि धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन कुछ धातु ऐसे भी होती हैं जो क्या होती हैं? नरम होती हैं, जिनको चाकू से आसानी से काट सकते हैं। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, इसको हमने एक वर्ड से याद किया, नकली वर्ड से याद किया। उसके बाद में हमने पढ़ा धातुएं दवानिक का एक गुणधर्म होता है, ये भी आपको पता है। धातु जब आपस में टकराती हैं तो क्या करती हैं? आवाज करती हैं, ध्वनि, उसे हम क्या बोलते हैं? दवानिक बोलते हैं। और मरकरी एक ऐसी धातु, मतलब धातुएं लगभग कठोर होती है, तो ठोस तो होंगी, ठोस चीजें तो कठोर होती है, लेकिन एक ऐसी धातु मरकरी जिसको जो कक्ष के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, ये हमने पढ़ा। बिल्कुल सारी चीजें समझने की है। रट्टाफिकेशन का 1% भी, मतलब आपको रट्टाफिकेशन नहीं करनी है, आपको पॉइंट समझने हैं कि कौन सी धातु का गुणधर्म क्या होता है, और धातु को हम कैसे पहचानते हैं, धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं, कैसे हम देखें कि लास्ट में धातु इलेक्ट्रॉन छोड़ती हैं तो क्यों छोड़ती हैं, और अष्टक का नियम क्या होता है, इसके बारे में आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ लिया होगा। तो ये हमारा धातु और अधातु के बारे में पूरा जो लेसन था, जो पूरा जो वीडियो था, आपको किसी न किसी एग्जाम में जरूर काम आएगा। और 10th क्लास में तो है ये बहुत, इसमें से एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। धन्यवाद।